आफ्टरनून एवरीवन, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग जो है मेजर कोर्स एमजेसी हिस्ट्री 9 हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम के लिए बीए बैचलर इन आर्ट्स सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वीडियो लेकर के आए हैं हिस्ट्री 9 का, जो कि बेनिफिशियल रहेगा सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आज हम लोग जो है स्टडी करने जा रहे हैं हिस्ट्री 9 का एक टॉपिक, जो कि सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम बैचलर इन आर्ट्स सभी यूनिवर्सिटी के लिए उपयोगी है। आइए स्टडी करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा भारत में मुग़लों का पतन। भारत में मुग़लों का पतन, किस प्रकार से भारत में मुग़ल का जो है वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ मुग़ल्स, मुग़ल का पतन के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना। हमारा टॉपिक है भारत में मुग़लों का पतन। भारत में मुग़लों का पतन, भारत में मुग़लों का पतन, इसको हमको क्या करना है, स्टडी करना है। आइए देखते हैं, स्टडी करते हैं हम लोग भारत में मुग़लों का पतन, मुग़लों का डिक्लाइन। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य का पतन, भारत में मुग़ल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। कह रहा है कि भारत में जो मुग़ल साम्राज्य थे, ठीक है, उनका अगर पतन का बात किया जाए तो वो 18वीं शताब्दी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। जटिल माने कॉम्प्लेक्स और बहुआयामी माने बहुत उसके क्या थे, आयाम थे, मल्टीपल एस्पेक्ट थे। आयामी एस्पेक्ट्स, जैसे सिक्के का दो पहलू होता है, हेड्स और टेल्स एस्पेक्ट, वैसे ही कह रहा है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य, भारत में जो मुग़ल एम्पायर था उसके पतन, अगर उसका डिक्लाइन के बारे में हम जाने तो 18वीं शताब्दी में, यानी 18th सेंचुरी, 1700 से लेकर के 1800 का जो काल है, 1700 से लेकर के 1800 का पीरियड को बोला जाएगा 18वीं शताब्दी। शताब्दी माने सेंचुरी, एक सेंचुरी में 100 वर्ष होते हैं शताब्दी में। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी। जटिल माने कॉम्प्लेक्स, कहने का मतलब जो डिक्लाइन था मुग़ल एम्पायर का 18th सेंचुरी में, वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी एस्पेक्ट प्रोसेस था, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस था, जो विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से हुई। जैसे कोई एक फैक्टर से नहीं हुआ कि कोई एक कारक है जिसके कारण मुग़ल का पतन हो गया, ऐसी बात नहीं है। कह रहा है मुग़ल का जो पतन हुआ वो विभिन्न वेरियस इंटरनल, आंतरिक और बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर्स, कारकों के संयोजन, दोनों के कोऑर्डिनेशन से। वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार रहे। किसके लिए? मुग़ल का जो पतन हो गया, मुग़ल्स का जो डिक्लाइन हुआ, पतन का मतलब क्या हुआ, हरास हो जाना, ख़त्म हो जाना, आखिर मुग़ल साम्राज्य का जो गिरावट आना, पतन, गिर जाना, समाप्त हो जाना, एक तरह से कह सकते हैं। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जो विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से हुई। जो किसके वजह से हुई? विभिन्न प्रकार के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को मिला करके हुई, संयोजन से हुई। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जो विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से हुई। और वो अब क्या क्या फैक्टर थे? इंटरनल फैक्टर्स क्या थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे, वही तो जानना है हमको कि आखिर मुग़ल का पतन क्यों हुआ। तब आगे हम लोग पढ़ते हैं। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित यह साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था।
तो ये लिखा है 1526 में बाबर द्वारा स्थापित यह साम्राज्य, यह जो एम्पायर है, अपने चरम पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में पूरा, मतलब क्या कहते हैं उसको, पूरा पावर में, चरम पर, एकदम अपने हाईएस्ट पॉइंट पर था। अकबर के कार्यकाल के समय में, जब अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहां थे, उस समय ये बहुत मतलब डेवलप कर रहा था। कहने का मतलब बहुत ही अपने चरम पर था, अपने पीक पर था। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित, बाबर के द्वारा ये स्थापित किया गया था 1526 ईस्वी में। तो 1526 में बाबर द्वारा स्थापित यह साम्राज्य, यह जो एम्पायर था, अपने चरम पर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में खास करके था। शक्ति, पावर, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक था। कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सारा चीज़ था। कल्चरल प्रॉस्पेरिटी भी थी, पावर भी था, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी भी था। ठीक है, ये सारा चीज़ कब था? 1526 के समय, जब बाबर ने स्थापित किया था। बाबर के द्वारा ये स्थापित हुआ, लेकिन उसके बाद अकबर के कार्यकाल में, जहांगीर के समय और शाहजहां के समय ये अपने चरम पर था। उस समय काफ़ी शक्तिशाली था मुग़ल साम्राज्य, समृद्धशाली था और वहाँ का संस्कृति भी देखने लायक था। सांस्कृतिक वैभव का भी प्रतीक माना जाता था। कल्चरल रूप से भी मुग़ल साम्राज्य बहुत आगे था। इनके काल में, अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की जब क्या हो गई, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तब यह तेज़ी से कमज़ोर हुआ। उसके बाद ये कमज़ोर होना शुरू हो गया। सबसे मजबूत था मुग़ल साम्राज्य अकबर और जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में। और जब औरंगजेब तक ठीक चला, औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई 1707 में, उसके बाद यह तेज़ी से कमज़ोर हुआ। तेज़ी से क्या हुआ? कमज़ोर हो गया। और 1857 में औपचारिक रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1857 में अगर देखें तो ये फॉर्मली, औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी में एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जो विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से हुई थी। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित यह साम्राज्य अपने चरम पर था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में उस समय शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव का यह प्रतीक हुआ करता था मुग़ल साम्राज्य। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में जब हुई, तो उसके बाद यह तेज़ी से कमज़ोर हुआ। मतलब मुग़ल साम्राज्य तेज़ी से क्या हुआ? कमज़ोर हुआ। और 1857 में औपचारिक रूप से ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हमको वही जानना था मुख्य रूप से, जो आखिर ये पतन जो हुआ मुग़लों का, तो उसके दो कारक थे, एक आंतरिक और एक बाहरी। तो दोनों कारण को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। दोनों फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स भी पढ़ेंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, या रीजन्स भी कह सकते हैं। इंटरनल रीजन्स, आंतरिक कारण, यहाँ कारण है, यहाँ कारक है। कारक माने फैक्टर और कारण मतलब रीजन। तो यहाँ कारण, दोनों तरह का कारण दिया है। इंटरनल रीजन भी दिया है और एक्सटर्नल रीजन भी दिया है। दोनों रीजन को हम लोग पढ़ेंगे। आंतरिक कारण भी देखेंगे और बाहरी कारण भी देखेंगे। किस चीज़ का? मुग़लों का पतन का, कि इंडिया में किस तरह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर्स इन इंडिया, उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पहला है इंटरनल रीजन, आंतरिक कारण क्या क्या है? तो पहला है कमज़ोर उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी कमज़ोर हुआ। उत्तराधिकारी का इंग्लिश होता है हेयर, HEIR। मतलब एक राजा जैसे है, राजा अगर मर गया तो राजा का बेटा बनता है राजा, उस तरह से। तो उसका उत्तराधिकारी होता है, मैंने उसके बाद जो ग्रहण करता है सीट। जैसे औरंगजेब मर गया तो औरंगजेब के बाद कोई मैंने मजबूत उत्तराधिकारी नहीं बचा जो उस सीट पर रहे, राजगद्दी पर बैठे, सिंहासन पर। तो ये भी एक कारण रहा मुग़ल के पतन का। आंतरिक कारण में पहला कारण, आंतरिक कारण में यहाँ 4 कारण बताया गया है। पहला कमज़ोर उत्तराधिकारी, दूसरा आर्थिक संकट, पैसों का संकट, तीसरा सामंतों का विद्रोह और चौथा औरंगजेब की नीतियाँ, पॉलिसी ऑफ औरंगजेब।
ये 4 आंतरिक कारण थे, इंटरनल रीजन्स, जिसके कारण मुग़लों का पतन हुआ। आइए विस्तार से देखते हैं। पहला है कमज़ोर उत्तराधिकारी। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सम्राट जैसे बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह कमज़ोर और अक्षम साबित हुए। औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल सम्राट आए, जैसे बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार या मोहम्मद शाह, ये लोग कमज़ोर और अक्षम साबित हुए। उतना ज़्यादा सक्षमता नहीं दिखा इनके अंदर। इनमें नेतृत्व की कमी, लीडरशिप की कमी देखी गई और आंतरिक कलह, अंदर में ही इंटरनल लड़ाई देखा गया, ने साम्राज्य को क्या कर दिया, अस्थिर किया। स्टेबिलिटी उसका ख़त्म कर दिया, अनस्टेबल बना दिया। कमज़ोर उत्तराधिकारी मैंने औरंगज़ेब जब मर गया तो उसके बाद जो जिसको ग्रहण करना था मुग़ल साम्राज्य को पे शासन जो करना था, शासन करने वाले कमज़ोर हो गए, रूलर्स कमज़ोर मिले, कमज़ोर उत्तराधिकारी। औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सम्राट जैसे बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह कमज़ोर और अक्षम साबित हुए। इनमें नेतृत्व की कमी, लीडरशिप की कमी और आंतरिक कलह ने साम्राज्य को अस्थिर किया और अंदर का जो इंटरनल जो लड़ाई था उसने मुग़ल एम्पायर को क्या कर दिया, अस्थिर कर दिया। दूसरा है आर्थिक संकट। लंबे युद्धों, विशेष रूप से दक्कन में मराठों के खिलाफ ने मुग़ल खजाने को खाली कर दिया। भ्रष्टाचार और जागीरदारी व्यवस्था के दुरुपयोग ने राजस्व संग्रह को कमज़ोर किया। बहुत लंबा युद्ध चला, लड़ाई चला, खास करके दक्कन प्लेटू में मराठों के खिलाफ चला, मगर तो उससे मुग़ल का जो खजाना था, जो ट्रेजरी था, वो खाली हो गया। युद्ध में बहुत खर्च होता है तो खाली पड़ गया। और भ्रष्टाचार और जागीरदारी व्यवस्था, ये जो 2 व्यवस्था था, भ्रष्टाचार के कारण और जागीरदारी व्यवस्था का जो दुरुपयोग किया गया, उसके कारण जो राजस्व संग्रह था, जो रेवेन्यू, जो टैक्स, कर जिसको कह सकते हैं, राजस्व टैक्स का जो जमा था, राजस्व संग्रह, वो कमज़ोर हो गया। कोई भी देश का विकास उसके रेवेन्यू पर डिपेंड करता है। कोई भी राज्य हो या देश हो, कि टैक्स कहाँ से इकट्ठा हो रहा है। टैक्स का सोर्स कम हो जाएगा तो उससे भी देश पर क्या आ जाएगा, आर्थिक संकट आ जाएगा। तो वही आर्थिक संकट मुग़ल साम्राज्य पे भी आया, क्योंकि लंबे युद्धों और ख़ास करके विशेष रूप से दक्कन में मराठों के खिलाफ जो युद्ध हुआ, उसमें मुग़ल खजाने को क्या कर दिया, खाली कर दिया। मुग़ल खजाने को खाली कर दिया। भ्रष्टाचार और जागीरदारी व्यवस्था के दुरुपयोग ने, किसका दुरुपयोग हुआ, जागीरदारी जो सिस्टम था उसका, व्यवस्था का दुरुपयोग करके उसने राजस्व संग्रह को एकदम कमज़ोर कर दिया। राजस्व इकट्ठा ही कम होने लगा। टैक्स, रेवेन्यू, राजस्व का इंग्लिश होता है रेवेन्यू, ये टैक्स भी कर सकते हैं। तीसरा है सामंतों का विद्रोह। जाट, सिख, राजपूत और मराठा जैसे क्षेत्रीय शासकों ने केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। मराठों ने विशेष रूप से मुग़ल प्रभुत्व को चुनौती दी और दक्कन से लेकर उत्तरी भारत तक अपना प्रभाव बढ़ाया। सामंतों का विद्रोह, इसमें है जाट, सिख, राजपूत और मराठा जैसे क्षेत्रीय शासकों ने केंद्रीय सत्ता के खिलाफ क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया, लड़ाई शुरू कर दिया। और मराठों ने विशेष रूप से, खास रूप से मुग़ल प्रभुत्व को चुनौती दी और दक्कन से लेकर उत्तरी भारत तक अपना क्या बढ़ाया, प्रभाव बढ़ाया। ये हो गया सामंतों का विद्रोह। ये तीसरा पॉइंट। सामंत में यही सब आ गए, जाट, सिख, राजपूत, मराठा, ये जो वहाँ के जो क्षेत्रीय रीजनल जो रूलर्स थे, शासक थे, उन्होंने केंद्रीय सत्ता के खिलाफ, मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था, जिसके कारण और कमज़ोर पड़ा। मराठों ने विशेष रूप से मुग़ल जो प्रभुत्व था उसको चुनौती दी, मराठा मुग़ल से लड़ा पोड़ा और दक्कन से लेकर उत्तरी भारत तक अपना क्या बढ़ाया, प्रभाव बढ़ाया मराठों ने। इसके कारण मुग़ल का क्या होने लगा, पतन होने लगा। तो ये मुग़ल साम्राज्य के 4 आंतरिक कारण बताए हैं जिसके कारण मुग़लों का क्या हुआ, पतन हुआ। पहला कमज़ोर उत्तराधिकारी, दूसरा आर्थिक संकट, तीसरा सामंतों का विद्रोह और चौथा है औरंगज़ेब की नीतियाँ। चौथा औरंगज़ेब की नीतियाँ। औरंगज़ेब की कठोर धार्मिक नीतियों, बहुत कठोर, हार्ड, टफ एकदम धार्मिक रूल्स बनाता था, नीति। और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर, जो मुस्लिम नहीं थे उस पर जजिया कर लगा दिया, ने हिंदू शासकों और प्रजा में
असंतोष पैदा किया। जो हिंदू रूलर्स थे और जो वहाँ की जो प्रजा थी, हिंदू प्रजा, ठीक है। तो औरंगजेब ने हिंदुओं को बहुत सताया, बहुत सारे मंदिर तोड़े, बहुत सारी नीतियाँ, धार्मिक नीतियाँ लाई, जिससे हिंदू शासक और हिंदू प्रजा में क्या असंतोष पैदा हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं रहे, हिंदू शासक, हिंदू रूलर्स या प्रजा। औरंगजेब जो है वो कट्टर एकदम मुस्लिम था, जो हिंदुओं के खिलाफ खास करके नहीं चाहता था कि ये हो। औरंगजेब की कठोर धार्मिक नीतियों और गैर मुस्लिमों पर जजिया करने हिंदू शासकों और प्रजा में असंतोष पैदा किया, जिसने साम्राज्य की एकता को कमज़ोर किया। इससे मुग़ल साम्राज्य का जो एकता था उसको क्या किया, कमज़ोर किया। तो ये 4 आंतरिक कारण अभी हमने देखा। औरंगजेब, मुग़लों का पतन के लिए औरंगजेब भी जिम्मेदार था, क्योंकि उसने जो पॉलिसी, जो नीतियाँ जो बनाई थी वो काफ़ी कठोर थी, धार्मिक नीतियाँ थी। और गैर हिंदू जो, गैर मुस्लिम जो थे, मतलब जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम नहीं थे, उन पर एक टैक्स लगा दिया, जजिया। जजिया कर माने होता टैक्स, टैक्स का नाम जजिया। ये टैक्स लगा दिया, जिससे हिंदू शासक, जो हिंदू रूलर्स थे और जो प्रजा थे, उनमें असंतोष की भावना पनपने लगी। तो ये मुख्य रूप से आंतरिक कारण थे, जिसके कारण मुग़लों का क्या हुआ, पतन हुआ। अगला है बाहरी कारण। बाहरी कारण क्या क्या है, तो बाहरी कारण भी यहाँ 3 बताया गया है। पहला, मराठा शक्ति का उदय, दूसरा विदेशी आक्रमण, और तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। कुछ बाहरी फैक्टर्स भी थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसके कारण मुग़लों का क्या हुआ, पतन हुआ। तो पहला है मराठा शक्ति का उदय। मराठा शक्ति आगे बढ़ा, मराठाओं ने क्या किया, पूरा एकदम लड़ाई लड़ा इसके विरुद्ध, मुग़लों के विरुद्ध। तो मराठा शक्ति का जो उदय हुआ, ये भी एक कारण बना मुग़लों का पतन का। 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य ने मुग़ल क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी में, सदी में, 18th सेंचुरी में मराठा साम्राज्य ने मुग़ल क्षेत्रों पर, जो मुग़ल का जो भी रीजन था, क्षेत्र था, उन पर कब्जा करना शुरू किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में लड़ी गई, उसमें मराठों की हार के बावजूद, मराठे हार गए उसमें, लेकिन तब भी मुग़ल शक्ति पहले ही क्या हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। लिखा है मराठा शक्ति का तब उदय हो गया। 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य ने मुग़ल क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की हार के बावजूद मुग़ल शक्ति पहले ही क्या हो गई, कमज़ोर हो चुकी थी। दूसरा है विदेशी आक्रमण, बाहर से आकर के अटैक। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में और अहमद शाह अब्दाली के बार बार हमलों ने मुग़ल साम्राज्य को लूटा और उसकी सैन्य शक्ति को नष्ट किया। नादिर शाह जो कि 1739 में और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों ने मुग़ल साम्राज्य पर बार बार हमला किया, विदेशी आक्रमण भी हुआ। नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का हमला, ये दोनों, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने बार बार मुग़ल साम्राज्य पर क्या किया, हमला किया, अटैक किया, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य को लूटा और उसकी सैन्य शक्ति, सेना का जो शक्ति था, उसको नष्ट किया। दिल्ली की लूट ने मुग़ल प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, और दिल्ली में जो लूट मचा उससे मुग़लों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। अपूरणीय क्षति, ऐसा क्षति हुआ, नुकसान हुआ जिसको कि भरा नहीं जा सकता था, पूरा नहीं किया जा सकता था। तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल कमजोरी का फ़ायदा उठाया। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 ने, ये सब 18वीं शताब्दी में आ रहा है। 1700 से लेकर के 1700 से 1800 तक का जो समय होता है उसको बोला जाता है 18वीं शताब्दी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल कमजोरी का क्या उठाया, फ़ायदा उठाया। प्लासी की लड़ाई जो 1757 में लड़ी गई और बक्सर की लड़ाई जो 1764 में लड़ी गई, दोनों ने कंपनी को बंगाल पर क्या दिला दिया, नियंत्रण दिलाया, जिससे मुग़ल सम्राट कठपुतली बन गए, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता था वही करना पड़ता था मुग़ल सम्राट को, क्योंकि बंगाल पर नियंत्रण कर लिया किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल कमजोरी का फ़ायदा उठाया
प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 ने कंपनी को बंगाल पर नियंत्रण दिलाया, जिससे मुग़ल सम्राट कठपुतली बन गए। अंततः फाइनली 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने हटा दिया। बहादुर शाह जफ़र ऐसे भी कमज़ोर हो गए थे। और तो अंततः 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857, वही झांसी की रानी के काल का, वीर कुंवर सिंह, तात्या सिंह तोपे, उनके समय का बता रहा है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इंडिया का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने क्या किया, हटा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन साथ में चल रहा था, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लिया था। 1700 से 1800 ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना फैला रहा था सब कुछ, और रंगून निर्वासित कर दिया, रंगून भेज दिया। अंततः फाइनली 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने हटा दिया और रंगून निर्वासित कर दिया, रंगून भेज दिया। रंगून एक देश का नाम है, वहाँ भेज दिया। इस तरह मुग़ल साम्राज्य का औपचारिक अंत हुआ। फॉर्मली इस तरह हम कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, एंड हो गया। यह पतन न केवल एक राजवंश का अंत था, बल्कि भारत में एक नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत थी। तो जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया तो भारत में जो कॉलोनियल रूल था, अंग्रेज़ों का शासन कह सकते हैं, औपनिवेशिक युग, ठीक है। 1947 में न देश हमारा आज़ाद हुआ, तब तक तो अंग्रेज़ का शासन चालू हो गया, तो औपनिवेशिक युग चालू हो गया। बल्कि भारत में एक नए औपनिवेशिक युग, कॉलोनियल एरा, इंग्लिश में बोलेंगे COLONIAL, कॉलोनियल एरा, और एक नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत हो गई थी। अंततः 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने हटा दिया और रंगून निर्वासित कर दिया, रंगून भेज दिया। इस तरह मुग़ल साम्राज्य का औपचारिक फॉर्मली रूप से अंत हो गया। और यह पतन जो है न केवल सिर्फ एक एम्पायर का अंत था, राजवंश का, बल्कि भारत में एक नए औपनिवेशिक युग का क्या था, शुरुआत भी था, कॉलोनियल एरा का स्टार्ट भी था। मुग़ल का पतन था और साथ ही साथ कॉलोनियल एरा, जो कॉलोनियल रूल था, उसका स्टार्ट था। इस प्रकार हमने बाहरी कारण भी देखे, ठीक है। तो मुग़लों का पतन जो है विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के संयोजन से हुई। आंतरिक कारण में हमने देखा कमज़ोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट, सामंतों का विद्रोह और औरंगजेब की नीतियाँ। और बाहरी कारण में मराठी शक्तियों का उदय, विदेशी आक्रमण में नादिर शाह खास करके, और अहमद शाह अब्दाली, नाम से भी याद रखना होगा, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों का बार बार आक्रमण किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बंगाल पर नियंत्रण बना लिया। 1757 में प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। इसके बाद कंपनी ने पूरा बंगाल पर नियंत्रण बना लिया, जिससे मुग़ल सम्राट कठपुतली हो गए। तो ये कुछ कारक थे, फैक्टर्स थे, और लास्ट में जो अंतिम जो मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, 1857 के समय में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, तो उस समय जो अंतिम मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, उनको इन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, हटा दिया और कहाँ भेज दिया, रंगून, जिससे औपचारिक रूप से मुग़ल साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये भारत में जो मुग़लों का पतन है, इसको क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक BA के स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 5 में जिनका एग्ज़ाम है आने वाले समय में, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी के लिए उपयोगी रहेगा ये वीडियो, तो उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, लाइक करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।